दोस्तों, आरबीएससी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। रीट 2025 या कह लो रीट 2026 मेंस परीक्षा के लिए अपने साइंस की क्लास का ये नया टॉपिक है अपचयन और उपचयन। उपचयन बोलते हैं ऑक्सीकरण को, अपचयन या ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। तो इसमें अपने जो आरबीएससी बोर्ड की पुस्तक है और जो एनसीईआरटी है उनका समावेश करके और उनमें से प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, पोटेशियम, ये जो सूत्र दे रखा है पोटेशियम, ये क्लोरीन और ऑक्सीजन ये कन्वर्ट होकर बन गया, टूट के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। उपरोक्त समीकरण में ये जो समीकरण दे रखी है इसका क्या हुआ, इसका इसमें कन्वर्जन हो गया पोटेशियम क्लोराइड में। तो ये पूछ रहा है कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, अपचयन हुआ है या फिर उदासीनीकरण हुआ है। तो इसमें अपने आराम से देख सकते हैं कि ये जो है इसमें से ऑक्सीजन क्या है निकल गया। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, यहाँ पर 3 एटम है और इसमें ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है। यानी इसमें से ये 3 ऑक्सीजन निकल गई। ये था KClO3, ठीक है, ये बन गया KCl। यानी इसमें से क्या निकल गया, ये जो ऑक्सीजन है ये 3 ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गई, ये 3 ऑक्सीजन इसमें से निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। यानी इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन यदि निकल गया तो क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। और यदि किसी में आके ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ऐड हो गया, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो आप एक याद रख सकते हैं, सबको पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो इसका उल्टा भी याद रखना है कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन का संयोग होकर क्या बन गया, ये है H2O और 2 मॉलिक्यूल है सल्फर के। तो प्रश्न में पूछा है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका सल्फर में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, यानी उपचयन हुआ है या फिर उदासीनीकरण हुआ है। तो आप अपना जो राइट आंसर है वो सिलेक्ट करके रखिए, फिर अपने देखते हैं। तो ये है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो क्या बन गया, सल्फर, सल्फर बन गया। तो यानी इसमें से क्या रिमूव हो गया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और सल्फर बच गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं अपने, उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को हिंदी में। तो आपको 1 मिनट 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि यदि किसी में आके ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका क्या होगा, उपचयन, उसका क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है, उपचयन। ऑक्सीजन हटना, यदि किसी में से ऑक्सीजन हट गया तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, अपचयन। इसी तरीके से यदि किसी में आकर हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन जुड़ने में उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपचयन। और यदि किसी में से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का हटना, यदि किसी में हाइड्रोजन हट गया तो जिसमें से हाइड्रोजन हटा है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोल दो या उपचयन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ों आपको याद है ABCD, तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट याद से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो। कोई ज़रूर नहीं है ये समीकरण पूछे, और भी पूछ सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी 1-2 कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न संख्या 3 में एक फॉर्मूला दे रखा है, ये सेम डिटो अपने 10th बोर्ड की बुक से लिया गया है, तो इसके आने की प्रबल संभावना बनती है। ये एथीन है, इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो ये है एथीन। एथीन में हाइड्रोजन की विक्रिया करवाई तो ये क्या बन गया, एथेन बन गया। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये एथेन है। तो अपने को पूछा है कि ये जो इथीन है, इथीन का एथेन में हुआ है, यानी जो ये एथीन है इसका इस एथेन में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, उपचयन हुआ है या फिर उदासीनीकरण हुआ है। तो अपने देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, यानी जो ये एथीन है, ये जो एथीन है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 2 थे, इसमें क्या हो गई, 3 हो गई। तो अपने जस्ट अभी पीछे देखा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है,
अपचयन होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। तो एथेन में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ? अपचयन। सेम वही कंसेप्ट है, प्रश्न अलग है लेकिन कंसेप्ट वही है। प्रश्न संख्या 4। तो इसमें क्या पूछ रखा है? ये भी आरबीएससी बोर्ड की बुक से लिया गया है। आरबीएससी बोर्ड की बुक से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आने की चांसेस आपको पता ही है कि आरबीएससी की बुक में से नहीं आएगा तो फिर किस में से आएगा? या फिर एनसीईआरटी में से आएगा या फिर आरबीएससी में आएगा। तो आरबीएससी में अपचयन और उपचयन का बढ़िया कंटेंट दिया हुआ है, इसका बढ़िया टॉपिक है। तो ये देखिए ऊपर है एथेनॉल, ये एथेनॉल है। एथेनॉल कन्वर्ट होकर बन गया एथेनॉल और हाइड्रोजन। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो एथेनॉल है, ये जो एथेनॉल है, इसका एथेनॉल में क्या हुआ है? ठीक है, अपचयन हुआ है या फिर उपचयन हुआ है या फिर उदासीनीकरण हुआ है या फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट करके रखिए। तो वही कंसेप्ट लगाना है आपको। कौन से वाला? इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5 और 6 हाइड्रोजन है एथेनॉल में। और एथेनॉल में कितने हाइड्रोजन है? 3 और 4। यानी इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी एथेनॉल में से हाइड्रोजन निकल गया। और हाइड्रोजन जिसमें से निकल जाता है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल का क्या हो गया? ऑक्सीकरण यानी उपचयन। इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। 10th की बोर्ड की बुक में दे रखा है। एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ये एथेनॉल क्यों बोला इसको एथेनॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, तो इसमें 2 ही कार्बन है। ठीक है, और ये जो OH है, OH जहाँ भी लग गया ना तो उसका अनुलग्न क्या लगेगा? और लगेगा। अपने पीछे देखा था, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था, और लगेगा। इसको एथेनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एथ, तो इसमें भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे। और एल कैसे लगा? क्योंकि ये CHO है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का एल लगेगा इसमें। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें एल लग जाएगा। एथेन प्लस एल, एथेनॉल। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड का एल लगता है इसमें। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि इसका नामकरण कैसे हुआ कि पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन की बिक्रिया करवाई तो ये क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त समीकरण में पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में हुआ है, यानी ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये मतलब कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड ये बन रहा है। तो ये पूछ रहा है कि नहीं, आयोडीन में ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया? I2 यानी आयोडीन बन गया। तो ये पूछ रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका क्या हुआ है? तो ये जो है पोटेशियम, अपने को पता है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, यानी ये क्या है? एक विद्युत धनी परमाणु है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत धनी है, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस है तो विद्युत धनी है। तो जिसमें से विद्युत धनी कोई एलिमेंट निकलेगा ना तो उसका क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा। उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन। कंसेप्ट क्या है? यदि कोई विद्युत धनी कोई एलिमेंट निकलेगा ना, विद्युत धनी एलिमेंट यदि निकलेगा तो उसका क्या होगा? उसका होगा ऑक्सीकरण या उपचयन। उसका क्या होगा? उपचयन होगा। ठीक है, और यदि विद्युत धनी कोई एलिमेंट आके उसमें जुड़ गया तो उसका क्या होगा? उपचयन। और उसका क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? अपचयन। ये आपको ध्यान रखना है। यदि विद्युत धनी तत्व निकलता है तो उसका क्या होगा? उपचयन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। और यदि विद्युत धनी तत्व आके जुड़ जाता है तो उसका क्या होगा? अपचयन होगा। आप इसको हाइड्रोजन वाले से भी रिलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन पर की ऑक्सीकरण का अवस्था क्या होती है? +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? एक विद्युत धनी तत्व हो गया। तो विद्युत धनी तत्व का निकलना, तो आप हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो वही चीज़ है, ऑक्सीकरण या उपचयन। और विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, यदि किसी में हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब आप इसको याद रखने की दृष्टि से ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन क्या होता है? विद्युत धनी। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो उस हिसाब से इसको भी आप याद रख सकते हो। संख्या 6, ये भी अपने आरबीएससी की बुक का प्रश्न है। ठीक है, आरबीएससी 10th की जो आरबीएससी की बुक है उसमें से लिया गया।
तो क्या प्रश्न है, ये ऊपर एक समीकरण दे रखी है, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन है, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन उसका मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, उपचयन हुआ है या फिर उदासीनीकरण हुआ है। तो ये देखिए क्लोरीन था, क्लोरीन में क्या आके जुड़ गया, मैग्नीशियम, क्या आके जुड़ गया, मैग्नीशियम। और अपने को पता है कि मैग्नीशियम पर क्या आता है, +2, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2, यानी मैग्नीशियम क्या है, विद्युत धनी तत्व है। और पीछे अपने देखा था कि विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, यदि किसी में विद्युत धनी तत्व आके जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन। ठीक है, तो क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन। से आप ऐसे भी देख सकते हो, यानी ये Cl2 है, ठीक है। तो क्लोरीन पर यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, क्योंकि दोनों क्लोरीन है तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 0। यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, तो यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, -2, 2 क्लोरीन की है। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, जबकि यहाँ पर एक क्लोरीन की, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1 है, क्योंकि 2 के -2 है, तो एक क्लोरीन पर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से क्या हो गई, -1, और ऑक्सीकरण अवस्था यदि घटेगी, 0 से -1 होगी, घटेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। अपने को बताया ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, एक ही बात है, यह भी कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। प्रश्न संख्या 7 में दे रखा है, यह फेरिक क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन, तो यह बन गया फेरस क्लोराइड और HCl। फेरिक किसको बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं जिस पर +3 चार्ज हो, +3। तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पर क्या है, फेरस आयरन पर +3 है, और यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर आयरन पर कितनी है, +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है तो इसको फेरस बोलते हैं। ये फेरस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने एक टॉपिक है रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र भी अपने, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि फेरिक क्लोराइड का सूत्र लिखो, तो अपने को पता होना चाहिए जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो, यानी 3 क्लोरीन वाला क्या है, फेरिक क्लोराइड, और 2 क्लोरीन वाला क्या है, फेरस क्लोराइड। तो अपने वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। ये पूछ रहा है कि फेरिक क्लोराइड है ना, उसका फेरस क्लोराइड में हुआ है, तो इसका फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में क्या हुआ है। तो अपने को इसमें चेंज देखना क्या हुआ है, इसमें चेंज ये हुआ है कि इसमें 3 क्लोरीन थे, इसमें से एक क्लोरीन निकल गया, यहाँ पर 2 ही बचे, और क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1। तो यानी इसमें से एक विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है। तो विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या होता है, जब किसी में से विद्युत ऋणी तत्व निकलता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, अपचयन। तो इसका फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आपको कंसेप्ट दिमाग में रखनी है क्या, कि यदि किसी में विद्युत ऋणी तत्व आके जुड़ जाए तो उसका क्या होगा, उपचयन यानी ऑक्सीकरण होगा, और विद्युत ऋणी तत्व यदि किसी में से हट गया तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, अपने को पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणी, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2। तो ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी, तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया या उपचयन हो गया। अपने को बताया ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, उसका अपचयन होता है। ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व ही तो है, तो विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। जब आप चीज़ों को जोड़ोगे तो आसान हो जाएगी याद रखने में भी, और उतना मतलब लंबा चौड़ा हिसाब नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 8, ये एक तीसरा कंसेप्ट है। 2 कंसेप्ट अपने देख लिए कि विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो क्या होता है, विद्युत धनी जुड़ता है तो क्या होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण और जो अपचयन है वो कैसे होता है। तो प्रश्न ये है कि ये जो ऊपर समीकरण दे रखी है तीनों, यानी ये सोडियम है, ये सोडियम +1 में जा रहा है, ये फेरस है, फेरिक में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यहाँ पर +3 हो गई। यहाँ पर जो ये क्लोरीन है इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, Cl2 यानी इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं अपने, इनमें क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है। तो अपने को बताया सोडियम की ऑक्सीकरण यहाँ पर 0 है, सोडियम पर चार्ज कितना, 0, तो 0 से कितने में जा रहा है, +1 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर +2 चार्ज है, +2 से यहाँ पर +3 में जा रहा है, तो इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर -1 है,
तो -1 से कितने पे जा रहा है, Cl2 है, 2 है, तो इसका ऊपर क्या हो गया, चार्ज कितना है, 0। तो -1 से 0 पे जा रहा है यानी बढ़ ही रहा है, यानी सब में जो ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है वो सब में बढ़ रही है। और ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना क्या कहलाता है, ये, इसका मतलब इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी इन सबका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इन सबका क्या हो रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। इन सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि सबकी ऑक्सीकरण अवस्था इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये भी आपके 10th की बुक का है, 10th की जो RBSc की बुक है, ये सेम स्क्रीनशॉट उसमें से लिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है ये। इसको मैग्नेटायन बोलते हैं, MnO4। इस पर चार्ज कितना है, -1 है, ठीक है, ये मैग्नेटायन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ये क्या हो गया, MnO4 पर अब -2 चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं पर मैग्नेटायन। यानी मैग्नेटायन ये पूछ रहा है कि ये जो मैग्नेटायन है इसका पर मैग्नेटायन में क्या हो गया। तो अपने ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं, यानी ऊपर चार्ज देखते हैं, चार्ज इस पर क्या है, -1, -1 से -2 में जा रहा है, ठीक है, -2 से -2, -1 से -2 में जा रहा है, यानी ये जो ऊपर चार्ज है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका क्या होगा, अपचयन। इसका क्या होगा, अपचयन, यानी मैग्नेटायन का पर मैग्नेटायन में क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। यदि ये चार्ज बढ़ता है, यदि ऊपर वाला चार्ज बढ़ता है, चार्ज मान लो या ऑक्सीकरण अवस्था मान लो बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, और ये कम होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो -1 तो पहले से ही था, यानी निश्चित रूप से इसमें -1 और हुआ है, तभी तो जाके क्या हुआ है, -2। तो -1 हुआ यानी कम कम हुआ है, कम हुआ तो क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। ये दे रखा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, और ये कन्वर्ट हो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त समीकरण जो है वो किस तरीके का है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है, या एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपको बता दें, रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, जिसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है। एक ही समीकरण में यदि दोनों एक साथ हो रही हो तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको चेक करना है अभी। तो ये जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अपने को बताइए, यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है, क्योंकि सल्फेट पर क्या होता है, -2, तो निश्चित रूप से जिंक पर +2 आना चाहिए। यहाँ पर कॉपर अकेला ही है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0 हो गई। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, क्योंकि सल्फेट पर क्या होता है, -2, तो कॉपर पर +2। यहाँ पर जिंक अकेला है, अकेला है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था फिलहाल कितनी है, 0। तो अभी देखते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, +2 से जिंक क्या आ गया, 0, +2 से किस में चला गया, 0 में चला गया, ठीक है, यानी इसका तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, जिंक का तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब कॉपर को देखते हैं, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो 0 से कॉपर इस तरफ कितना आ गया, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, तो यह पहुँच गया 0 से +2, तो यानी कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, कॉपर का क्या हो गया, उपचयन बोल दो या ऑक्सीकरण बोल दो। यानी जिंक का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो यानी एक समीकरण में दोनों हो गए, अपचयन भी हो गया, उपचयन भी हो गया, यानी ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अपने बोर्ड के बुक से लिए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे भी अपने ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो अपने हर टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 50%, हर टॉपिक से 50% अपने लेके आएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम तक हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। आपको जो भी नया स्टूडेंट इस पे आता है चैनल पे, उसको निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।